ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है किसी का तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हमने मीन को पढ़ा है, मीन को स्टडी किया और मीन में हमने तीन तरह की मीन्स जो थी उनको देखा था, जिसमें पहली अरिथमेटिक मीन थी, उसके बाद आपके पास ज्योमेट्रिक मीन थी और हार्मोनिक मीन थी। इन तीनों को आप मीन कहते हैं। मीन में आप कर क्या रहे होते हैं? असल में आप जो है मीन के अंदर आप डाटा की हर वैल्यू को कंसिडर करते हुए डाटा की अप्रॉक्सीमेटली एवरेज निकाल रहे होते हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हों तो उस केस में आपके पास अरिथमेटिक मीन यूजुअली काउंट हो रही होती है, और अगर आपके पास रेट्स हों तो उस केस में आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपके पास यूजुअली ज्योमेट्रिक मीन को काउंट कर रहे होते हैं, और हार्मोनिक मीन सेम इसी तरह से। अगर आपके पास डाटा की नेचर जो है वो डिफरेंट हो तो आपके पास हार्मोनिक मीन जो है उसको आप एवेलुएट कर रहे होते हैं। अगेन इन मीन्स को एवेलुएट करने के लिए आपके पास दो तरह का डाटा होता है। पहला डाटा जो है वो आपके पास कहलाता है अनग्रुप डाटा, जिसके ऊपर आपने कोई भी अभी ऑपरेशन नहीं किया होता, वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। अनग्रुप डाटा के लिए हर मीन का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, और दूसरा डाटा की किस्म जो होती है उसको आप कहते हैं ग्रुप डाटा, और हर मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट होता है। तो ग्रुप डाटा के केस में आपके पास यूजुअली जब आप ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो आपके पास क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट आता है और फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। और जब आप ग्रुप डाटा की बात करें तो आपके पास ना तो क्लास बाउंड्रीज आती हैं, ना क्लास लिमिट्स आती हैं, और ना ही फ्रीक्वेंसी आती है, बल्कि कुछ वैल्यूज होती हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। उन्हीं की बेस के ऊपर आपके फार्मूलाज जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं। ठीक है जी, तो ये है मीन का रिव्यू। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मीडियन कहलाती है। मीडियन बेसिकली होती क्या है कि मीडियन आपकी वो वैल्यू होती है जो आपके डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। मीडियन वो वैल्यू जो आपके डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरेंज्ड डाटा, और वो डाटा अरेंज्ड हो। ईदर यू आर गोइंग टू अरेंज योर डाटा इन in case of continuously increasing values और continuously decreasing values, जिसको आप कौन कौन सा ट्रेंड कहते हैं? आपके पास एक ट्रेंड होता है जिसमें आपके पास कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही हो वैल्यू, और एक ट्रेंड होता है कि आप डाटा को इस तरह से अरेंज करें कि आपके पास अगली वैल्यू जो है वो पिछली से डिक्रीज होती जाए। तो डिक्रीजिंग ट्रेंड और इंक्रीजिंग ट्रेंड की फॉर्म में आपने डाटा को अरेंज करना है, और सबसे पहला आपने काम ये करना है। उसके बाद आपने करना है क्या है कि आपने एक दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है जो डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी आधी वैल्यूज उसकी एक साइड पे हों, आधी उसकी दूसरी साइड पे हों, आधी राइट साइड पे हों, आधी लेफ्ट साइड पे हों उस वैल्यू। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मीडियन कहलाता है। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स एन अरेंज डाटा। अरेंज डाटा को वो डिवाइड करता है इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि काउंट आपके पास कितना है, यानी डाटा की वैल्यूज को डिवाइड नहीं करेगा बल्कि आपके पास काउंट को डिवाइड करेगा। यानी 6 वैल्यूज राइट साइड पे और 6 लेफ्ट साइड पे मीडियन के हों तो ये आपका क्या बनेगा? ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है जी, इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इन केस ऑफ ऑड नंबर और ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो दरमियान वाली वैल्यूज निकालना इजी होता है, या इवन नंबर के लिए आपके पास वैल्यू निकालना इजी होता है? आप बताएं जी। मुस्तफ़ा रजा। अच्छा जी, रोल नंबर 7 बताएं जी। सर ऑड में। ऑड के केस में इजी होता है। क्यों इजी होता है? उसकी रीजन ये है कि जब आप ऑड डाटा की बात करते हैं तो ऑड डाटा में आपके पास बहुत सिंपल फार्मूला बनता है। वो फार्मूला ये होता है आपके पास कि आपने n+1 करना है और 2 से डिवाइड करना है। n+1 करना है यानी नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास जितनी हों आपने उससे क्या करना है जी? आपने उसमें एक ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, और इसके ऊपर आपने लिखना होता है th से मुराद होता है nth वैल्यू, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, th। तो ये th वो है जो आपके पास आ रहा होता है nth वैल्यू के लिए। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। ठीक है जी। आइटम एंड इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ये करेंगे कि मीडियन इज द मीन वैल्यू। तो इट वुड बी द मीन वैल्यू ऑफ व्हाट? इट वुड बी द मीन वैल्यू ऑफ n/2 value and n+2 divided by 2th value। n plus
n डिवाइडेड बाय 2 जो वैल्यू बनेगी, जो उसका लोकेशन बनेगी वो, और प्लस आपने क्या करना होता है n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इनका आपने क्या लेना होता है, आपने दरमियान वाले यानी मीन वैल्यू ले लेनी होती है। इन दोनों को ऐड करना होता है, आपने क्या करना होता है 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो ये है जब आपके पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आइटम्स ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, लेकिन बिफोर evaluating median you have to arrange your data in any order, either in ascending order or in descending order. For example, जो आपके पास example है, following are the heights of 5 students measured at the time of registration. 5, ठीक है जी। तो ये आ गई आपके पास 5 वैल्यूज, आपने इसका निकालना है जी मीन। आल्सो फाइंड मीडियन ऑफ द, सॉरी मीडियन आपने निकालना है। तो मीडियन आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई आपके पास 5, तो 5 क्या होती हैं, ऑड वैल्यूज होती हैं। ऑड वैल्यूज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n+1 करेंगे यानी 5+1 करेंगे और डिवाइड करेंगे आप 2 के साथ और उसके साथ लगाएंगे आप TH, यानी ये आपके पास आ जाती है 5+1 दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। थर्ड वैल्यू आपके पास बन जाएगी। किस चीज की थर्ड वैल्यू, इस डाटा की थर्ड वैल्यू, लेकिन कब, जब आप इसको अरेंज करेंगे इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है जी 84.60, आपने पहले वो लिखी, फिर 88.03 लिखी जो इससे बड़ी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और एंड पे सबसे बड़ी आपने, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब आपने फार्मूला के थ्रू मीडियन की लोकेशन निकाली, तो जो थर्ड वैल्यू है वो इसका मीडियन कहलाएगी, यानी ये 94.50 वुड बी द मीडियन ऑफ योर डाटा। ये जो वैल्यू है 94.50 ये आपकी मीडियन कहलाएगी। और ये थर्ड वैल्यू कैसे निकली, ये फार्मूला से निकली। फार्मूला आपके पास होता है, इन केस ऑफ ऑड वैल्यूज यू हैव फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। इसके राइट साइड पे भी 2 वैल्यूज आ रही हैं और लेफ्ट साइड पे भी 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसने इक्वल डिवाइड कर दिया आपके अरेंज डाटा को 2 हिस्सों में, तो ये इसलिए आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है जी। ये इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि y ऑफ i के जब आप टर्म्स में लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, यानी आपके पास आ जाती है y3 दैट इज द थर्ड वैल्यू इन द ऑर्डर ऑब्जर्वेशन दैट इज 94.50। तो ये आपके पास मीडियन की वैल्यू। द डाटा ऑफ एग्जांपल 3.1 इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर इवन n वैल्यूज। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है जिसका आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 बन रही हैं। 87 आपने अरेंज कर लिया डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98। ठीक है जी, आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को कर लिया अरेंज। इसके बाद आपके पास अब बनी है नंबर ऑफ वैल्यूज 10, तो आपका फार्मूला लगेगा इवन वाला। इवन वाला फार्मूला आपको क्या बताता है कि आपने दरमियान वाली वैल्यू निकालनी होती है। किस चीज़ की दरमियान वाली वैल्यू आपने निकालनी होती है जी, मीडियन वैल्यू ऑफ n+1 ऑब्जर्वेशन। अगर आप n+1 ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है जी 10+1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज बेसिकली 5.5 वैल्यू। तो 5.5 वैल्यू आपके पास यानी 5.5वीं वैल्यू कोई नहीं होती, या तो आपके पास 5वीं वैल्यू होगी या आपके पास 6ठी वैल्यू होगी। तो इस चीज़ को फिर केटर कैसे करते हैं, इस चीज़ को आप केटर इस तरह से करते हैं कि 5th वैल्यू तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। ये जो पहले वाला डिजिट है ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें से 5वीं वैल्यू आप बता सकते हैं कि 89 इसकी 5वीं वैल्यू। तो 5th वैल्यू आपने अलग लिख दी प्लस 0.5। 0.5 इज बेसिकली द एवरेज और द डिफरेंस ऑफ 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, यानी आपके पास डिफरेंस आएगा। किस किस का डिफरेंस आएगा, 6th ऑब्जर्वेशन का और 5th ऑब्जर्वेशन का। यानी आपके पास ये 90 और 89 का आपके पास डिफरेंस आएगा। 90 माइनस 89 का डिफरेंस आ गया और 0.5 ये जहाँ यहाँ से जो बचा था वो आपके पास यहाँ पे आ गया। तो 89 आपके पास 5th वैल्यू थी, प्लस आपने ऐड कर दिया 0.5 ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज 2 वैल्यूज। तो आपके पास क्या बन जाता है, 89.5 आपके पास वैल्यू आ जाती है मीडियन की इन केस ऑफ इवन नंबर। ये एक अप्रोच है। जो अप्रोच हमने ऊपर देखी थी वो ये थी कि आपने दरमियान मीन निकालना होता है। किसका मीन निकालना होता है, 2 ऑब्जर्वेशन का। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वुड बी n/2 and the second observation would be n+2 divided by 2 or n/2 + 1।
ठीक है जी। n+2 डिवाइडेड बाय 2 भी आप इसको लिख सकते हैं और इसको n/2 + 1 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास n/2 वैल्यू क्या बनती है, फिफ्थ वैल्यू, और n/2 यानी फिफ्थ + 1 सिक्स्थ वैल्यू। तो आप फिफ्थ और सिक्स्थ का क्या लें, एवरेज लें और डिवाइड कर दें आप इसको, या इन दोनों को सम करें और आप डिवाइड कर दें 2 से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। फिफ्थ वैल्यू आपके पास 89 है, सिक्स्थ वैल्यू 90 है। आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। जो पहली अप्रोच यूज की है वो भी आप कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड अप्रोच के थ्रू देख रहे हैं, जिसमें आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यूज आ गई। फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यूज का आपने एवरेज ले लिया। एवरेज लेते हैं तो आपके पास 89.5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाती है, मीडियन वैल्यू आ जाती है। ये है अनग्रुप डाटा के केस में। अगर इसमें से किसी भी एक पॉइंट की अगर आपको कहीं भी समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा दिखा दें। जी मैं सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। मैं आपको ये बता रहा था कि आप क्वेश्चन को काइंडली एक दफा रिपीट कर दें। उसकी रीजन ये है कि सर मुझे असल में क्वेश्चन ना ये थोड़ा सा था वो, हाँ कि ऊपर थ्योरी में ना इवन नंबर में n प्लस मतलब के 2 किया हुआ था, तो ठीक है। इधर ऊपर वाले फॉर्मूले में n+1/2 था। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। एक अप्रोच है ये, जब आपके पास इवन वैल्यूज हैं, दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच जो हमने पढ़ी ऊपर, उसमें हमने किया कि मीडियन इज द मीन वैल्यू ऑफ, मीन आप निकालेंगे दो वैल्यूज का। किन किन वैल्यूज का, n/2th वैल्यू एंड n+2 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। दो का आप क्या निकालेंगे, मीन। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच यहाँ पे लिखी हुई है, ये अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। इस अप्रोच में आपके पास फार्मूला जो बनता है, ये डिफरेंट अप्रोच है, ये वो वाली अप्रोच नहीं है जो ऊपर मेंशन की हुई है। ये आपकी इसी अप्रोच को, यानी ये जो आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज वाली अप्रोच होती है ना, उसी को यूज करते हुए किया है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के फार्मूला के थ्रू ही आप अप्रोच करें तो आपके पास क्या होता है, आपके पास 5.5 वैल्यू बनती है, यानी 5.5वीं वैल्यू बनती है। तो 5.5वीं वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, 5वीं वैल्यू आप वैसे की वैसे लिखते हैं, प्लस आप करते हैं 0.5 ऑफ द डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टू वैल्यूज, दैट इज 5 फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू। तो एक ये मेथड है जो आपने इवन को भी आपने ऑड की टर्म्स में ही निकाल लिया। एक अप्रोच ये है, ये इतनी फेवरेबल अप्रोच नहीं है। अगेन अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड जो अप्रोच है, जो हमारी एक्चुअल अप्रोच है, इस अप्रोच को आप यूज करते हुए क्या करते हैं, आप दरमियान मतलब मीन निकालते हैं दो वैल्यूज का। दो वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, एक वैल्यू होती है n/2 और एक वैल्यू आपकी होती है n+2/2th वैल्यू। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा फार्मूला थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा कि ये आपके पास शायद ये फार्मूला जो है वो n/2 + 1 हो गया। तो ये असल में इस तरह से है कि अगर आप बात करें, हमारे पास फार्मूला हो, अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ तो हमारे पास फार्मूला था जी कि हमने लिखा ये था कि हम प्लस n+2 और इसको हम करते थे डिवाइड किसके साथ, 2 के साथ। तो 2 आपका डिवाइड हो रहा है n के साथ ही, n के साथ 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो n/2 हो जाएगा। और प्लस अगर आप करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 भी हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो n डिवाइडेड बाय 2 प्लस आपके पास क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 का आप जब एवेल्युएट करते हैं तो 2 2 से कैंसिल आउट होकर n/2 + 1 हो जाता है। तो इसलिए आप इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आपने दो वैल्यूज का मीन लिया। अगेन दो वैल्यूज का मीन कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, n/2 और n+2 डिवाइडेड बाय 2 और n/2 + 1। ठीक है जी। तो आप इसको किसी भी टर्म्स में लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो फिफ्थ और सिक्स वैल्यू का एवरेज आपने ले लिया, मीन ले लिया, तो आपके पास क्या आ गई, मीडियन आ गया। अब समय लगी है, अगर अभी भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो हम दोबारा इस पर डिस्कस कर लेते सर हो गया एक सर दफा क्लियर। रिपीट कर दें। हैं। जी रिपीट मैं कर देता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर आपके पास दो फार्मूलाज हैं, अगर आपके पास ऑड है नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी n, इफ n इज ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आपके पास जो फार्मूला बनता है मीडियन को निकालने का, वो आपके पास क्या होता है कि आपने करना सिंपल ये है, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। ठीक है जी। ये आपका आ गया जब
नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास ऑड है। और फॉर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव फॉर्मूला, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, उस केस में आपके पास फार्मूला होता है जी मीडियन निकालने के लिए। आपने एवरेज लेना होता है, किस किस का आपने एवरेज लेना होता है। एवरेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यूज का एवरेज लेना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ये बाहर आ जाएगा और आपने एवरेज लेना है। एवरेज के लिए हमने 1/2 बाहर लिख दिया और दो वैल्यूज अंदर कौन कौन सी आएंगी, एक आपके पास वैल्यू आती है n डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू, सॉरी प्लस आपकी क्या होती है, सेकंड वैल्यू आपके पास आती है जी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। और आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, किस टर्म में आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं नीचे सॉल्व किया हुआ है इस टर्म में लिख के आप n/2 अलग कर सकते हैं और +1 भी कर सकते हैं। तो आपके पास वो उस केस में मीडियन क्या बन जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा जी 1/2 वैसे ही बाहर रह जाएगा और आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा अगेन वही वैल्यू जो आपके पास n/2 वैल्यू, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा अंदर सेकंड वाले पोर्शन में n डिवाइडेड बाई 2 +1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। आपने क्या किया, इसी फार्मूला को आपने क्या किया, 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया, 2 को इससे भी डिवाइड कर दिया। इससे डिवाइड करेंगे तो n/2 हो जाएगा, अगली वाली 2/2 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 1 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है इवन के केस में और ये है ऑड के केस में। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, अगर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, ये था हमारे पास अनग्रुप डाटा का केस। अब अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो उस केस में आपने क्या करना है, ये था अनग्रुप डाटा का केस। अनग्रुप डाटा के केस में 2 पॉसिबिलिटीज थी, इधर द वैल्यूज आर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज और यू हैव ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। For odd number of values, you have formula n+1 divided by 2th value, and for even number of values, you have formula. You have to evaluate the mean of n by 2th value and n+2 divided by 2th value. ठीक है जी। अब है ग्रुप डाटा की बात। ग्रुप डाटा के केस में क्या होता है कि आपने जब मीडियन निकालना हो, उसका फॉर्मूला है L plus H over F into n divided by 2 minus C. L plus H over F into n/2 minus C। ये क्या है जी, L आपके पास क्या है, L is basically the lower class boundary of the class containing the median। जिस क्लास में मीडियन लाई कर रहा हो उस क्लास की जो लोअर बाउंड्री लिमिट है, लोअर क्लास बाउंड्री है, वो आपकी L कहलाती है। और H क्या है, H is the width of the class containing median। जिस क्लास में आपका मीडियन लाई कर रहा है उसकी जो विड्थ है वो आपकी h कहलाती है। एंड f is basically the frequency of the class containing the median। n/2 is used to locate the median class where the n/2th observation falls, and this is done by looking at the class corresponding to cumulative frequency in n/2th observation lies। ये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। और n आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई, 2 आपके पास डिवाइड हो जाएगा। c आपके पास क्या आता है, C is basically cumulative frequency of class preceding to the median class। median class है पहली वाली की cumulative frequency। जब आपके पास इस तरह का डाटा हो जो कि ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के केस में आपके पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं और उनका मीडियन होता है। हर एक क्लास बाउंड्री का आपके पास दरमियान वाली वैल्यू होती है और उसके बाद क्या होता है कि हर क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास ग्रुप डाटा में गिवन होती है। आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते हैं, जैसे ये 6 है तो आप इससे नेक्स्ट क्लास की अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो उसकी फ्रीक्वेंसी में उससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 4 + 6 दैट इज 10। इस केस में क्या हो जाएगा, 10 + 4 दैट इज 14 + 6 दैट इज 20। तो इसकी थर्ड की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते वक्त आपने इससे पिछली वाली जितनी क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको इसमें ऐड करना होता है। तो ये आपने लिख ली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी। अब आपने फाइंड आउट करना है कि आपका मीडियन कहाँ पे लाई करेगा। तो आपका मीडियन कहाँ पे लाई करेगा ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपने करना होगा जी n/2 आप करेंगे। n/2 कैसे करेंगे,
आपके पास सिग्मा एफ दैट इज इक्वल टू एन होता है किस केस में, ग्रुप डाटा के केस में। तो सिग्मा आपके पास सिग्मा एफ जो है वो आपके पास एन के इक्वल होता है, और इस केस में हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो आपके पास आ रहा है 30। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज एन, दैट इज 30 फॉर दिस केस। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास कितना बन जाता है जी, 15th ऑब्जर्वेशन बन जाती है, 15वीं ऑब्जर्वेशन बन जाती है। द 15th ऑब्जर्वेशन फॉल इन क्लास 95.5 to 100.5। कैसे? ऐसे यहाँ तक अगर बात करें तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो जाती हैं इस, अगर सॉरी एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। सर वो मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है तो किस टाइम बंद हो सकता है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। ठीक, अच्छा जी 72 ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है जी ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है कि आपकी पिछली ऑब्जर्वेशन भी उसमें ऐड हो रही है, यानी यहाँ पे हमारे पास 10th ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम हो, 10 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ तक काउंट कर ली, यहाँ तक कितनी की, 20 ऑब्जर्वेशन काउंट की। तो आपकी 15वीं ऑब्जर्वेशन कहाँ पे काउंट हो रही होगी, ये वाली जो क्लास है ना 95.5 से लेके 100.5, तो ये आपकी मीडियन की क्लास कहलाएगी। ये क्लास आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी मीडियन की क्लास कहलाएगी। अब आपके पास इसकी लोअर लिमिट भी अवेलेबल है, लोअर क्लास की बाउंड्री अवेलेबल है, सॉरी एल आपके पास अवेलेबल है, आपके पास एच अवेलेबल है। एच आप कैसे निकालेंगे, 100.5 डिवाइड माइनस 95.5, तो आपके पास एच निकल आएगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है और इससे पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो आपको फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फार्मूला में क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 95.5 in this case, and h is basically 5 that is being evaluated as 100.5 minus 95.5 that is equal to 5, and frequency of that class is basically 10 absolute frequency। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो यहाँ पे आएगी, ऐड होगी, और वो इससे पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। इससे पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही थी, 10 बन रही थी, n/2 आपके पास कितना है 15, तो ये आपके पास 98 सेंटीमीटर आपका मीडियन आ जाएगा ग्रुप डाटा के केस में। इसमें अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 क्यों लिया आपने? इससे प्रीसीडिंग क्लास की, जिसमें आपका मीडियन लाई कर रहा हो, उससे पहली वाली प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, जिसमें आपका जिस क्लास में आपका मीडियन लाई कर रहा है उससे ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, इसलिए ये 10 ली। ओके सर। नेक्स्ट है हमारे पास केस जिसमें डिस्क्रीट डाटा है। आपके पास डिस्क्रीट ग्रुप डाटा और 26 प्लांट ऑफ कॉटन आर टेकन एंड द नंबर ऑफ द बॉल्स पर प्लांट ऑब्जर्व, द डाटा इज ग्रुप्ड एज फॉलो। आपके पास डाटा कैसे आपके पास जो बना वो बना जी, जिसमें 0 आपके पास वो फूल लगता है कॉटन का, वो आपके पास 5 नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, इस तरह से आगे चलते गए तो आपके पास ये आ गई ऑब्जर्वेशंस। As n is even, so the median is the mean of, median आपके पास लाई कहाँ पे करेगा जी, ये इवन है तो आपके पास लाई करेगा n+2 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 पे वाले ऑब्जर्वेशन। तो वो कैसे होती है, n/2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 5 और 6 आपके पास हो गया जी 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, और 20 और 6 आपके पास होगा 26। n/2 करेंगे तो 13th वैल्यू बनती है, n/2 प्लस 1 करेंगे तो 14th वैल्यू बनती है। यानी आपके पास कौन कौन सी बनी, टू लोकेट 5, 13 एंड 14 वी नीड टू मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम आप इसका बनाएंगे, उसमें क्या होता है, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी वैसी आ जाती है, दूसरे वाले में पिछले वाले की ऐड हो जाती है, तो आपके पास क्या आ जाता है, ये 11 आ जाएगी, 14 आ जाएगी, 20, 23, 25 और 26 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बना दी। अब आपका 13 और 14th वैल्यू कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, वो आपकी ये वाली जो 2 है, इस केस में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 11, यहाँ तक 11 वैल्यूज काउंट हो रही है, 13वीं और 14वीं वैल्यू आपकी यहाँ पे काउंट होगी, जो हमने फाइंड आउट करनी है मीडियन एवेलुएट करते हुए। फॉर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम इट इज क्लियर दैट बाय 13 and by 14 आर द प्लांट्स which have number of balls equal to 2, thus 2 is the median। तो जहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 2 आ रहे हैं वो आपका मीडियन आ जाएगा डाटा का। ये डिस्क्रीट डाटा के केस में
आपने मीडियन इस तरह से एवेल्युएट करना। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। If a constant a is added to each of nth observation, that is y1 y2 up to yn, having median m, then the median of a plus y1 and so on would be a plus m। आपने वही कांस्टेंट उसमें ऐड करना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने मीडियन के साथ वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना है। वही प्रॉपर्टी जो हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के केस में पढ़ी। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीडियन इज मिनिमम। तो ये वैल्यू हमने, यही प्रॉपर्टी हमने कहाँ पे पढ़ी थी? ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जब हमने बात की थी कि आपके पास जो डिफरेंस होता है मीडियन से, वो आपका मीन से, वो सबसे मिनिमम होता है अरिथमेटिक मीन के केस में। तो सेम उसी तरह की आपके पास क्या है जी, सेकंड प्रॉपर्टी है। फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। क्वार्टाइल क्या होते हैं? ये बताएं, किसी को है कॉन्सेप्ट क्वार्टाइल्स का? सर फोर्थ हिस्सा होता है आई थिंक। हाँ जी, फोर्थ हिस्सा होता है बिल्कुल। यानी किसी भी डाटा का जो फोर्थ हिस्सा बनता है वो आपका क्वार्टाइल कहलाता है। Q1 Q2 Q3 और Q4। तो ये मैं आपको बाद में पॉइंट समझा दूंगा, इसको भी आप छोड़ दें, क्वार्टाइल्स हम आगे पढ़ेंगे तो तब आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है जी मेरिट्स और डीमेरिट्स की अगर बात करें, इट इज क्विक टू फाइंड एंड वी नो दैट बाय एवेल्युएटिंग द लोकेशन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट द मीडियन। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सपोनेंशियल लार्ज और स्मॉल वैल्यूज इन द डाटा। इसकी रीजन ये होती है कि आपको लोकेशन से एवेल्युएट करना होता है, तो इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आपकी बढ़ती हैं या कम होती हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज करती हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। इट इज सूटेबल फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सूटेबल होता है। उसकी रीजन ये होती है कि आपके सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें शार्प राइज और शार्प फॉल आ रहे होते हैं। तो इस केस में उसका डिपेंड नहीं कर रहा कि आपकी मतलब कोई चीज़ कितनी शार्प ऊपर जा रही है और डाउन आ रही है। आपके पास डिपेंड क्या कर रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है मीडियन। तो डीमेरिट्स ऑफ मीडियन की अगर बात करें, इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइन। रिजिडली आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट रेडिली सूटेबल फॉर अलजेब्रिक डेवलपमेंट। इसको आप फर्दर इसकी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इट इज़ लेस स्टेबल in repeated sampling experiments than the mean. It is not based on all observation। और सारी ऑब्जर्वेशन में डिपेंड नहीं कर रहा था, बल्कि दरमियान वाली वैल्यू को आप चूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये इसका डीमेरिट काउंट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर ग्रुप डाटा के केस में मीडियन पॉइंट जो करते हैं वो एक दफा रिपीट करते हैं। किस केस में? सॉरी, ग्रुप डाटा के केस में। ग्रुप डाटा के केस में मतलब दोबारा बता दें। ग्रुप डाटा के केस में आपके पास फार्मूला होता है जी, L प्लस H डिवाइडेड बाय F इंटू N बाय 2 माइनस C। तो ये कुछ ऐसे नोटेशन हैं जो आपने इंट्रोड्यूस करवाए, जिनमें स्मॉल l आता है प्लस H ओवर F आता है, N बाय 2 आपको N तो पता है कि जी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और C आता है। तो यहाँ पे L क्या होता है? L इज बेसिकली मीडियन। जहाँ पे आपका मीडियन लाई कर रहा है वो उसकी जो बाउंड्री होगी, लोअर बाउंड्री होगी उस क्लास की, वो आपकी L कहलाती है। H इज बेसिकली द विड्थ ऑफ दैट क्लास। उसकी जो भी विड्थ होगी उस क्लास की, वो आपके पास H आ जाता है। F इज द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, ऑफ दैट मीडियन क्लास, जहाँ पे मीडियन आपका लाई करेगा। N is basically number of values, that is sigma f, and minus C is basically cumulative frequency of preceding class, उससे पिछली वाली क्लास की cumulative frequency। ठीक है जी। तो अब आपने फाइंड ये करना है कि जी आपका मीडियन लाई कहाँ पे करना है। तो आपने जब ये फाइंड आउट करना है तो आपने जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसको 2 से डिवाइड करना है। तो आपके पास आ जाएगी जी क्या, आपके पास आ जाएगी लोकेशन मीडियन की, यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो जो 15th वैल्यू है वो आपका मीडियन है। तो 15th वैल्यू आपको पता कैसे चलती है कि ये कहाँ पे लाई करेगी? आपने ड्रा करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। यहाँ तक 6 वैल्यूज आई, अगले वाले में 10 वैल्यूज आई, फिर यहाँ तक 20 वैल्यूज काउंट होगी, यहाँ तक 26 काउंट होगी, 29 काउंट होगी, और यहाँ पे 30 की 30 काउंट होगी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है जी। अब आपके पास 15th वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? ये वाली जगह पे लाई करेगी ना, 10 के बाद आएगी।
तो ये आपकी बन गई मीडियन क्लास, ये वाली आपके पास बन गई मीडियन क्लास। बाकी चीज़ें आप इससे वैल्यूएट कर सकते हैं। लोअर लिमिट आप इसकी वैल्यूएट कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ वैल्यूएट कर सकते हैं, दैट इज एच। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी आपके पास है, इससे प्रीसीडिंग क्लास की जो सी होता है, इससे प्रीसीडिंग क्लास की आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ जी जुनैर। सर अच्छा ये हमने देखा कि n/2 30 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, सिंपल मतलब कि 15 आ गया। अगर इधर ओड वैल्यू आ जाए कोई तो फिर ठीक है, कैसे? तो मतलब कि 29 डिवाइडेड बाय 2 आ जाए, वो पॉइंट में आ जाएगा फिर पॉइंट में आएगा, लेकिन ये देखेंगे वो आपके पास लेट्स सी अगर आपके पास 29 होती है तो 29 आ जाएगी 14.5, तो 14.5 वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो आपके पास वो भी यहीं पे लाई करेगी। 14.5 वैल्यू भी आपके पास यहीं पे लाई करेगी। और अगर आपके पास ऐसा हो कि वैल्यू आ जाती है हमारे पास 10.5, 10.5 में आप क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं बाद में। वो एक केस आएगा आगे, स्पेशल केसेस आएंगे मीडियन के, तो तब मैं आपको बता दूंगा उस केस में होता क्या है। अगर आपके पास 10.5 हो तो आपके पास एक आप इसका अलग वैल्यूएट कर लेंगे, मीडियन इसका मीडियन अलग वैल्यूएट कर लेंगे, और एंड पे उन दोनों का मीन ले लेंगे दरमियान वाली वैल्यू के लिए। ओके सर। ये और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर अगर ये 10.5 आएगा तो वो भी तो 20 के अंदर ही लाई करेगा ना, वो ऊपर क्यों जाएगा? 10 तो 10.5 तो उसकी रेंज से बाहर है 10 की। 10 से बाहर है, बिल्कुल बाहर है। उसका मतलब ये होता है कि जिस तरह हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या आया था, ये वाला फार्मूला अगर आप देखें तो आपके पास 5.5 था ना, तो आपने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन भी ली और 0.5 ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ली, तो आपको 10th वैल्यू इसलिए काउंट करनी पड़ती है, लेकिन सर आप उसको कॉम्प्लेक्स ना करें। ये केस और वो केस मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने वैल्यू पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीसीड वैल्यू लेनी है ना, तो वो तो 10.5 तो मेरे हिसाब से 20 में नहीं हम देखेंगे। सही है, 20 में देखेंगे, आपकी बात ठीक है। क्योंकि सर ये केस तो डिफरेंस है, इसमें तो एवरेज फाइंड करनी है और वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ना, वहाँ पे तो 10 की रेंज से ही बाहर है, जी सही 10.5 बात 10 है, की रेंज से बाहर है, तो हम वो भी तो 20 के अंदर ही लाया करेगा ना। जी जी बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रही हैं, ये बात ठीक कर रही हैं आपकी जो पास वाला है, ये बात ठीक है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप आएंगे।